Hello, dear students. Good morning. This is Justin, sir. In the last session, we have learnt about war with the Marathas and the claim of paramountcy. Today, we are going to learn about the doctrine of lapse. Now, what is doctrine of lapse? The doctrine of lapse was a policy of annexation followed by the Lord Dalhousie. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो एक पॉलिसी थी जो एनेक्सेशन मतलब अपना विस्तार बढ़ाने के लिए लॉर्ड डेलहाउसी ने क्या वो इन्वेंट की थी, डिवाइस की थी. सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इफ द रूलर ऑफ डिपेंडेंट स्टेट डाइड विदाउट अ हेयर, his adopted son would not be allowed to occupy the throne and the state would be annexed to the British Empire in India. तो ये पॉलिसी के तहत मतलब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी थी. उसके तहत क्या था? तो उसके तहत था कि अगर किसी राज्य का राजा कोई भी उसके बेटे के बिना अगर मर जाता है, मतलब उसका कोई वारसदार नहीं होता, तो वो उस राज्य की गद्दी पे वो अपने स्टेप एडोप्टेशन को नहीं बिठा सकता. तो क्या होता है कि डायरेक्टली अल्टीमेटली वो जो राज्य है वो ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में चला जाता है. ऐसे कई सारे स्टेट्स थे जिसमें था many states were there which were annexed by or which were annexed by under this policy. Satara, Sambalpur, Udaipur, Nagpur and Jhansi were some states which were annexed by the company under this doctrine. तो जैसे कि मैं बता रहा था कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी ऐसे कुछ स्टेट्स थे जो इस पॉलिसी के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत कंपनी ने अपने अंडर ले लिया. नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स devised by the Lord Dalhousie, Governor General of India since 1848 to 1506 to deal with the questions of succession of Hindu Indian states. मतलब ये किसने डिवाइस किया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लॉर्ड डेलहाउसी जो गवर्नर जनरल थे भारत के 1848 से 1856 तक, तो उन्होंने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंडर द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की थी. और उनका क्यों ये? तो डील विद द क्वेश्चंस ऑफ सक्सेशन ऑफ हिंदू इन. तो हिंदू स्टेट्स जो थे वो सक्सेसफुल स्टेट्स थे और उनको हड़पने के लिए, उनको अपने अंडर लाने के लिए उन्होंने ये जो पॉलिसी थी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी डिवाइस की थी, इंट्रोड्यूस की थी. यू कैन सी हियर इन दिस मैप in 1979 how many areas are under the British rules, and the yellow color the yellow colors shows that these areas are under the British rule, and the red color we can see which areas are not under the British rule. And in 1840, see in how many states were annexed by the British government. So in these are the difference between 1797 and 1840. Now you can see here image in 1857 many states were under the rule of British rule. So these are the images through which we can understand that Britishers are not here for the trade, but they are here for the establishment of their territory or colony. The second topic is the setting of a new administration. Now Warren Hastings. So Warren Hastings, the Governor General of India from 1773 to 1785, introduced several administrative reforms, most famous of which were in the areas of justice. So जब वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बने, तो उनका कार्यकाल कौन सा था? 1773 से 1785. तो उन्होंने
कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मतलब संचालन करने हेतु कुछ सुधार किए। और मोस्ट फेमस ऑफ विच वर इज द एरियाज ऑफ, और उसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो था वो कौन सा था, तो उन्होंने न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ रिफॉर्म्स किए। He also played a major role in the expansion of company power, and by the end of his time, the company had a power in Bengal, Bombay, and Madras. So, उसका उनका वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उनका महत्तम रोल क्या था, तो वो अपना महत्तम रोल था कि उन्होंने अपने कार्यकाल मतलब अपना जो समय था इंडिया में एज ए गवर्नर जनरल, वो कार्यकाल समाप्त होने तक उन्होंने कंपनी का रूल बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड कर दिया था, और कंपनी ने बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में अपना पावर एस्टेब्लिश कर लिया था। मतलब ये तीन जो राज्य थे बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसीज एस्टेब्लिश कर दी थी। British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. So means in these three presidencies, British territories were broadly divided. First one is Bengal, second one is Bombay, and third one is Madras. So British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. A new system of justice were established in 1772. सो यहाँ पे क्या है कि हमने देखा कि ब्रिटिश टेरिटरी ने अपनी जो प्रेसिडेंसीज है मतलब अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है अपना जो संचालन है, अपना राज्य है, शासन जो है वो धीरे धीरे करके बहुत ही बड़ा कर दिया था। अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश इन 1772। अ न्यू सिस्टम मतलब उन्होंने नई सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस की, और वो थी न्याय व्यवस्था। मतलब वो न्याय व्यवस्था को अपने हिसाब से न्याय व्यवस्था चलाना चाहते थे, और 1772 में उन्होंने न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टैब्लिश इन द इंडिया। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज हैव 2 कोर्ट्स। मतलब इस सिस्टम के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होगी। फर्स्ट वॉज क्रिमिनल कोर्ट means फौजदारी court, and second one is civil court means diwani court. So what is there in criminal court? If you commit any crime, or if you are criminal, your case will be fought in the criminal court, and if the case is related your property or something else, it would be fought in दीवानी कोर्ट। तो मतलब इस सिस्टम के अंतर्गत, सिस्टम ऑफ जस्टिस के अंतर्गत हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ज़िले में 2 कोर्ट होगी, और वो थी एक क्रिमिनल कोर्ट जिसको हम फौजदारी कोर्ट कहते हैं, और दूसरी थी सिविल कोर्ट जिसको उस समय दीवानी कोर्ट कहा जाता था। नाउ मौलवीज एंड हिंदूज, है ना, मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट एंड collectors who precedence over civil courts. The criminal courts were still under the Qazi and Mufti. तो मौलवीज एंड हिंदू पंडित दो जो के भारत के कायदे कानून से परिचित थे, मौलवी और हिंदू पंडित जो भारत के कायदे कानून से परिचित थे, और यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स फॉर जो किनके लिए काम करते थे, तो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो थे उनके अंडर वो काम करते थे। वो प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स, मतलब जिनकी हुकूमत, जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिनकी हुकूमत सिविल कोर्ट्स के ऊपर चलती थी। क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर द काजी एंड मुफ्ती। मतलब क्रिमिनल जो क्रिमिनल केस थे वो आज भी मतलब तभी किसके अंडर थे, काजी और मुफ्ती के अंडर थे, बट द अंडर सुपरविजन ऑफ कलेक्टर। लेकिन वो काजी और मुफ्ती भी जो है वो किसके अंडर काम करते थे, वो भी कलेक्टर के अंडर काम करते थे। A major problem was that Brahman Pandit gave different interpretation of local laws based on different schools of Dharma Shastra. To bring about uniformity, in 1775, 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindu laws. N.B. Hull had translated these digest into
इंग्लिश। मतलब यहाँ पे क्या है, द मेजर प्रॉब्लम कौन सा था कि ब्राह्मण पंडित जो थे वो अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन, वो उनके लोकल मतलब जो एरिया में रहते थे उनके हिसाब से उनका लॉस, उनके कायदे कानून थे, और मतलब वो धर्मशास्त्र में जो नियम बताते थे वो उनके एरिया के अनुसार बताए जाते थे। तो उसमें एक यूनिफॉर्मिलिटी मतलब उसमें बदलाव लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को बुलाया गया और उनको बोला गया कि वो एक डाइजेस्ट मतलब एक बुक बनाए जिसमें हिंदू लॉज के अनुसार, जहाँ जो कॉमन है वो हिंदू लॉज के अनुसार एक डाइजेस्ट बनाए, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया, NB हलहेड जो थे उन्होंने वो जो 11 पंडित ने जो एक बुक बनाई थी डाइजेस्ट उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। बाय द 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन चर्च। 1775 में हिंदू पंडित जो थे उन्होंने एक बुक बनाई और 1778 में हिंदू मुस्लिम लॉज के अनुसार मुस्लिम लॉज के अनुसार एक दूसरी बुक भी बनाई गई जो किसके जो इंडियंस के बेनिफिट के लिए नहीं, लेकिन वो यूरोपियन जज जो वहाँ पे आते थे अपना न्याय प्रक्रिया चलाने के लिए आते थे, उनको जो इजी वे उनको इजी हो इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लॉज को भी हिंदू लॉज के जैसे बनाया। और न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश और अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मतलब 1773 में एक न्यू रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और इंट्रोड्यूस किया गया और उसके अनुसार एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सरदार निजामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप इन एट कोलकाता। सो कोर्ट की अपील के अनुसार कोलकाता में के अंदर सरदार निजामत अदालत का निर्माण किया गया। सो in the next part in the next session we will see about the company army and about the conclusion of this chapter. Till then, thank you, have a nice day.